हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। और बजट आपको पता है 1 फेब में आ जाता है। और ये जो बजट आया है इसमें कुछ ऐसे संकेत देखने के लिए मिल रहे हैं जिससे आने वाले समय में भारत एक विशेष साइकिल के अंदर फंस सकता है। और आज हम यही देखेंगे कि सरकार ये सारे कार्य कर क्यों रही है और इससे बचाव के लिए कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं, उनको भी आज हम यहाँ पे सुझाएंगे। तो देखेंगे आज का जो इशू है वो क्या है। आप जानते हैं कि जो हमारा बजट है वो लगभग 53 लाख करोड़ रुपए का जो है टोटल बजट का जो अपना जो खर्च है वो कुल है 53.47 से लेकर के 53.5 लाख करोड़ का। जिसके अंदर आप अगर बजट को देखोगे तो लगभग हम 2 भागों में बांट करके देखते हैं। एक देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसी तरीका से हम देखते हैं कैपिटल रिसीव। उसी तरीका से दूसरा आप देखते हैं कि रिवेन्यू रिसीव्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम इस तरीका से बांटते हैं तो आप ये देखिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी, देखना एक बार, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसका अर्थ यह है कि जो भी सरकार एक्सपेंडिचर यानी खर्च कर रही है वो उस तरीका से कर रही है कि आने वाले समय में ये रिटर्न जो है वो होने वाला है। यानी कि इसका जो अपना जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 20 से 25 साल होगा। यानी कि अगर सरकार कर्ज ले रही है और यहां पर पैसा खर्च कर रही है तो इसको माना जाएगा कि देश की सेहत के लिए ये जो कर्ज है ये अच्छा है, कोई बात नहीं है। अगर ब्याज चुकाई जा रही है तो आने वाले समय में ये जो है बहुत ज्यादा रिटर्न करने वाला है। और दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अंदर इस तरह के खर्च होते हैं कि अगर वो मार्केट में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप वेतन देते हैं, जिस तरह से पेंशन देते हैं, सरकार जो है बहुत सारी सब्सिडीज देती है। यानी कि इस तरीका के जो लीकेजेस हैं वो जो होते हैं वो सारे के सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब यहां पर जो देखने के लिए मिल रहा है इस बजट के अंदर वो थोड़ा सा एकदम अलग है। उसमें अंदर आप देखोगे कि जो 53.47 लाख करोड़ रुपए का जो टोटल बजट है जो खर्च करना है, इसके अंदर हमें जो प्राप्त हुए हैं यानी कि नॉन डेट रिसिप्ट बोलते हैं, यानी कि बिना कर्ज के जो हमें प्राप्त हुए हैं वो लगभग हुए हैं 36.5 लाख, यानी कि 36.5 लाख करोड़ जो है वो तो हमें मिल गए हैं। लेकिन टोटल बजट कितना है? 53.47 लाख करोड़ का। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेट निकल करके आता है 17 लाख करोड़ का। तो ये जो 17 लाख करोड़ का जो डिफरेंस है ये कहां से आएगा, आप मुझे बताइए। ये जो 17 लाख करोड़ का जो डिफरेंस है ये कहां से आएगा? ये आएगा कर्ज से। अब कर्ज भी 2 तरीका के होते हैं सरकार पर। एक कर्ज होता है जो सरकार सिर्फ अपने ही देश से लेती है, यानी कि लोगों से जो पैसा है वो जो पैसा है लोगों का उसका जो कर्ज है एक तो वो है। और दूसरा जो आता है वो आता है फॉरेन से, यानी कि डोमेस्टिक प्लस फॉरेन में। दोनों तरीका के जो कर्ज हैं वो सरकार लेगी 17 लाख करोड़। अब यहां पर एक चिंता का विषय ये जो उभर करके सामने आता है कि जो कर्ज लिया जाएगा उसके लिए इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट कितना है वो भी आज हम यहां पर देखने वाले हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार से देखेंगे। अब देखते हैं, यहां से शुरू करेंगे। हाँ देखो, सरकार का जो आमदनी है जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार जो है जो नॉन डेट रिसिप्ट है वो है 36.5 लाख करोड़ का। अब नॉन डेट के बाद में अगर बजट देखा जाए तो उसके बीच में 17 लाख करोड़ रुपए का अंतर है। तो ये जो 17 लाख करोड़ रुपए है ये आएगा कहां से? इसमें से सबसे बड़ा जो स्रोत सरकार लेती है वो होता है यानी कि कर्ज से। तो ये जो कर्ज से है यानी कि उधार से जो सरकार लेगी, इसके लिए भाई सरकार अगर पैसा ले रही है तो उसमें उनको ब्याज भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, प्लस जो इन्होंने मूल लिया हुआ है वो भी चुकता करना पड़ेगा। अब यहां पर जब बजट पेश किया गया है तो वहां पर देखा गया कि उधार और जो दूसरी जो अन्य देयताएं हैं जो देनी है, लायबिलिटी है सरकार के ऊपर, तो ये जो लायबिलिटी है उसमें जाता है बजट का 24%। देखना इस बात को, 24% तो चला गया उधार में और जो दूसरी लायबिलिटीज है उसके लिए लगभग 20% जो है वो चला गया ब्याज के रूप में, यानी कि ब्याज भी दी है। तो कितना हो गया यहां पर देखोगे 44%। उसके बाद में राज्यों का जो हिस्सा है वो है कितना? 22%। तो अगर इसको आप जोड़ोगे तो ये आएगा लगभग 66%। तो ये जो 66% है ये क्या है? ये अगर आप देखोगे तो ये आता है
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो सरकार ने खर्च किया है वो 66% ऐसा खर्च किया है कि जिसका किसी भी तरीका से आने वाले समय में कोई रिटर्न नहीं आने वाला है। इसका मतलब है बजट का 66% अगर इस तरीका से चला जाएगा तो अब समझिए कि उसके बाद में जो बचा हुआ है 44%, उसके अंदर से भी आप देखेंगे कि जो ब्याज में कितना जाने वाला है। मैं आज आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूं। इसमें से सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि जितना बजट है उसका सबसे 66% किसका है, इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट वगैरह है वो चला गया। उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट में इसके बाद का नंबर है। उसके बाद आता है डिफेंस के लिए, तीसरे नंबर पर जो खर्च कर रही है सरकार वो डिफेंस के ऊपर खर्च कर रही है। और चौथे नंबर पर आता है पेंशन। अब देखिए जो डिफेंस में खर्च कर रही है उसके अंदर भी हम अलग अलग तरीका से बांटेंगे। एक तो उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। उसी तरीका से जब पेंशन है वो तो अपने आप में वहां तो कैपिटल कुछ है ही नहीं, वहां तो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। उसके बाद में पांचवें नंबर यानी कि फिफ्थ नंबर पे आएगा रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामों का जो ग्रामीण विकास है उसके लिए जो है ये पांचवें नंबर पर। छठे नंबर पर जो है वो आते हैं होम अफेयर्स, यानी कि सिक्योरिटी वगैरह उसको लेकर के। एग्रीकल्चर जो है वो आता है 7वें नंबर पर, और 8वें नंबर पर आती है एजुकेशन, और 9वें नंबर पर आती है हेल्थ। देखिए अगर आपको जो मैंने क्रम बताया है अगर आपको याद रहे तो 8वें नंबर पर और 9वें नंबर पर क्या है, 8वें और 9वें नंबर पर है एजुकेशन, और सबसे 9वें नंबर पर क्या है, हेल्थ। अब मुझे आप ये बताइए कि जो हेल्थ और एजुकेशन है ये कहां होने चाहिए। अगर देखा जाए तो ये दूसरे तीसरे नंबर पर तो होने ही चाहिए, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो कहां पर है, इनकी सबसे बाद में। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सबसे बाद में, और दूसरे नंबर पर क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट। क्लियर। अब देखिए यहां पर जो ये व्यवस्था बनाई गई है, जो सारी व्यवस्था है उसमें आपको जो है क्या दिखेगा, अब आपको यह देखा गया है कि टोटल अगर आप देखते हैं तो बोरोइंग्स और जो दूसरी लाइबिलिटीज है उनका जो टोटल है वो जाता है 24%। इनकम टैक्स से जो आता है वो कितना है, वो है 21%, यानी कि बजट के अंदर। कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है 18% और जीएसटी से आता है 15%। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट पेमेंट में कितना गया टोटल अगर देखा जाए 53 लाख करोड़ में से 14.0 लाख करोड़। और उसी के बाद में सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यानी कि जो स्कीम्स चलाई हुई है सरकार ने उसमें कितना गया 17.72 लाख करोड़। और स्टेट्स के लिए जो शेयर दिया गया है वो कितना चला गया है, सिक्स्थ पेमेंट कमीशन के अकॉर्डिंग 41% उनके लिए चला गया है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर देखा जाए ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 12.22 लाख करोड़। यानी कि अब अगर हम यहां पर ये सारा का सारा आंकड़ा जो मैंने आपको बताया है जो कि एकदम आसान है, इससे यह पता चलता है कि हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए भारत सरकार जब बजट एलोकेशन करती है तो उसमें बहुत कम है। अब यहां पर हम बात आती है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा हम अपने विकास कार्यों के लिए और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो है हम बाहर पर निर्भर हैं, ना कि हमारे अंदर जो बजट जो हम पेश कर रहे हैं वहां पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्च नहीं कर रहे। यही चिंता का विषय है। आप समझ गए। हमारी चिंता थी कर्ज, और कर्ज जो है वो अगर आप कर्ज ले रहे हैं और उससे किसी भी तरीका के कैपिटल एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो वो कर्ज जो है आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। और यही हमारी सरकार के लिए होता हुआ दिख रहा है कि सरकार जो है जितना लक्ष्य रख रही है उससे भी कम वो क्या कर पा रहे हैं, वो एलोकेट कर पा, वो उनके पास जो पैसा आ पा रहा है 53 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं और 36 लाख करोड़ रुपए जो है उनके पास आते हैं। अब आप सोचिए, अब ये जो 36 हैं, देखो बजट में 53 चाहिए, आए हमारे पास 36 हैं, तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये कैसे पूरा किया जाना चाहिए। ये पूरा किया जाएगा कि हमारे देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। इन 140 करोड़ लोगों में से टैक्स देने वाले जो लोग हैं वो है मात्र 8 करोड़ लोग। इसका मतलब है कि एक तो टैक्स का जो दायरा है उसको बढ़ाना होगा, और आपको क्या करना होगा कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनको भी आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि इनका जो लीकेज है उनको कम करना पड़ेगा। रक्षा के अंदर बात यही है कि भाई देखो आपको जो तनख्वाह है वो देनी पड़ेंगी, लेकिन जो पेंशन है वहां पर कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ये 11% तो फिक्स है। और देखना सब्सिडी में देखो आपको करना पड़ेगा कि जो सब्सिडी के अंदर जो 6% दिया जा रहा है और पेंशन के अंदर जो 2% दिया जा रहा है, इसके साथ में हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई इसको हम किस तरीका से एडजस्ट करें, इसका रैशनलाइजेशन हम किस
प्रकार से करें। अब बात आती है कि जो चक्रव्यूह है वो इस तरीका से फंस गया है कि हमको लेना है उधार और उसके एवज में जो है ब्याज देनी है और कुछ उसके अंदर जो हमारे ऊपर जो हमने मूल लिया है उसको भी चुकता करना है। अब अगर ये जो है इस तरीका से आपने ले करके और उसको बांट दिया है सब्सिडी के अंदर, या फिर ऐसी स्कीम आपने बनाई है जो चुनाव जीतने के लिए लोगों को लुभाना होगा, जैसे लाडली बहन योजना, देखो उनका अपना एक प्रभाव है, ये मैं मानता हूं कि जितनी स्कीम चलाई जाती हैं उनका अपना एक प्रभाव आता है। बिहार के अंदर जो स्कीम चलाई गई है, महिलाओं ने उनसे जो पैसे लिए और उसके बाद में उन्होंने जो है इसका कैपिटल असेट्स क्रिएट की हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमें ऐसी स्कीम जो है जिनसे रिटर्न नहीं होगा, देखो महिलाओं के लिए जो स्कीम चल रही है वो चलानी चाहिए। कारण क्या है, बिहार से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जो है उस रेवेन्यू को ही किस तरीका से कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो मेरा मानना है वो, लेकिन ऐसी स्कीम जो कि जिनका रिटर्न कुछ होना नहीं है उनको हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते तो आने वाले समय में हमारा जो देश है वो हम 2047 तक एक विकसित भारत की ओर जब जाने की बात हम करते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ी बाधा आने वाली है, ये याद रखना। अब याद रखना कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपको बढ़ता हुआ यहां दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 17 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो हमें बाहर से लाने पड़ेंगे। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैंने अब आपको बता दिया है। वो होता क्या है कि ऐसा पैसा जो कि जिससे किसी तरीका की असेट्स क्रिएट नहीं होती, जैसे वेतन दे दिया आपने, पेंशन दे दिया, सब्सिडीज दे दी, यानी कि जिनसे रिटर्न होकर कुछ नहीं आना। और ये जो ये लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी पेंशन और वेतन के रूप में या अन्य तरीका से हम देते हैं, वो मार्केट में जाती हैं और इन्फ्लेशन क्रिएट करती हैं। अगर आप पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, ढांचागत बुनियाद, जैसे कि आप रोड बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, या उसकी तरीका की जो संपत्ति और भी तरीका के हैं वो निर्माण अगर आप कर रहे हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उस तरीका का कर्ज आप लेते हैं तो आपको जो है किसी तरीका की चिंता की आवश्यकता है नहीं। उधार का पैसा जो है वो पूंजीगत निर्माण में लगना चाहिए, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा रेशनलाइजेशन की बात करते हैं हम, कि जिस तरीका से आपने देखा कि टैक्स वसूली की जो लागत है, टैक्स वसूलने में ही लगभग 45,000 करोड़ रुपए जो है उसके अंदर खर्च हो जाते हैं। उसी तरीका से जो पीएसयू जो हैं वो घाटे की व्यवस्था है, इनको जो है रेशनलाइज करने की आवश्यकता होगी, यानी कि या तो इनको प्राइवेट कीजिए और नहीं तो इनको जो है लाभ की स्थिति में लाए। नहीं तो मैं तो कहता हूं कि सरकार जो है ये बिजनेस से हट करके पूरी तरीका से गवर्नेंस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, और जितने भी ये पीएसयूज वगैरह हैं इनको प्राइवेट करके और इनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना चाहिए। इसमें किसी भी तरीका की किसी भी व्यक्ति को जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बिना जवाबदेही के जो सब्सिडी है वो है लगभग 4.5 लाख करोड़। इसका लीकेज हमको रोकना पड़ेगा, अगर नहीं रोकते तो समस्या आने वाले समय में क्रिएट होगी भारत के लिए। और देखना है सुरक्षा कवच, विकास दर, जीडीपी ग्रोथ तीसरा जो मानक है। पहला मानक क्या है, पहला मानक है कि अगर हमको ये जो 17 लाख करोड़ है बाहर से ना लेने पड़े, और ये जो 36 लाख करोड़ रुपए जो है इनको जितना हमारा बजट है, मानो आपके 53 लाख करोड़ हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है 60 लाख करोड़ हो, तो ये जो डिफरेंस है ना इसको हम पूरा कैसे करेंगे। उसमें मैंने आपको एक तो बताया कि बेस आप बढ़ा दीजिए इनकम टैक्स का, और मैंने आपको ये बताया कि जो लीकेजेस है इनको जो है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको कम कीजिए, और आप क्या कर सकते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उसको बढ़ाइए, यानी कि 6.7% के अप्रोक्सीमेट अभी ये है, इसको मोर देन 8% आपको लेकर के जाना होगा। अगर मोर देन 8% आप जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाते हैं तो ये आने वाले समय में जो आपको जो बीच का जो डिफरेंस है ना उसको कंप्लीट कर देगा। आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे भी आने वाले समय में हमारे साथ में कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है जो बिल्कुल भी हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि अगर यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो किसी भी तरीका से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आता है तो समझिए उससे भी भारत जो है वो भारत के हाथ में है नहीं, तो उससे क्या होगा कि यहां का जो निवेशक है वो भारत में निवेश नहीं करेगा, वो अपने रुपए को निवेश करेगा फिर अमेरिका के अंदर। उसी तरीका से देखेंगे कि जो रुपये की जो गिरावट है, तो जो करेंसी का जो डिवेल्युएशन है, डॉलर का जो महंगा होना है, ये पूरी की पूरी तरीका से अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। उसी तरीका से आप देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल तनाव जो है वो लगातार पूरी दुनिया में देखने के लिए मिल रहे हैं कि एक देश का दूसरे देश से जो लगातार जो विवाद है और लड़ाई जो है वो लगातार आगे और बढ़ेंगी, और अमेरिका जो है अपने डॉलर को बचाने के लिए और भी तरीका की समस्याएं क्रिएट करेगा। तो ये इस तरीका के जो टर्ब्यूलेंस है उनको भी झेलने के लिए हमें तैयार रहना होगा। आगे देखेंगे कि रिस्क जो है वो मिटिगेशन हम कैसे, मिटिगेशन मतलब कम कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे और टूल्स जो है वो देख सकते हैं। उदाहरण के लिए 140 करोड़ में से 8 करोड़ लोग जो अभी टैक्स दे रहे हैं इनकी संख्या बढ़ाइए। टैक्स बेस को जो छोटा ना करें बल्कि लोगों की जो इनकम है उसको बढ़ाने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं 4.5 लाख तक अभी कोई भी टैक्स अभी दे नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है कि इनकम बढ़ानी चाहिए, टैक्स वगैरह को कम नहीं करना चाहिए। आगे देखना, केवल टैक्स दर नहीं, टैक्स का अनुपालन, यानी कि उनका जो कंप्लायंसेंस जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। और चौथा जो है कि टैक्स का जो पैसा है उसको जुडिशियसली जो है यूज करना चाहिए। सरकार को अपने तरीका से जो है, या पॉलिटिकल जो कंपल्सन्स है उनको पूरा करने के लिए बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करना चाहिए। अब वही जो निजीकरण है उसको कीजिए, और जो हेल्थ और एजुकेशन है और ट्रांसपोर्ट, इसको हमें दबाव देने की जरूरत है कि ये तीन जो है वो फ्री करने चाहिए विद आ क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि फ्री कर दिया और उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। एक तो हेल्थ जो है उसको फ्री कीजिए, और उसका जो फ्री करने के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरीका की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीका की सेवाएं उपलब्ध हैं, वो आपको प्राइवेट सरकारी यानी कि दोनों को जो मिला करके एक बना दीजिए। और इसी तरीका से आपको ट्रांसपोर्ट के साथ करना है कि लोगों को जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री होना चाहिए, और एजुकेशन जो है उसकी जो क्वालिटी है किसी भी कंप्रोमाइजन के बिना फ्री एकदम होनी चाहिए। तो तीन तो सरकार को जो फ्री करे, उसके लिए जो भी होता हो वो करना चाहिए। आगे देखना, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, हर मंत्रालय को अपनी। और भी इसमें जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि सरकार जो है ना और ज्यादा अगर एफिशिएंट होना चाहती है तो उसके लिए क्या कर सकती है कि हर मंत्रालय जो है अपनी मासिक बैलेंस शीट जो है वो जारी करे। जिम्मेदार सिर्फ पीएमओ ना हो, यानी कि पीएम यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस ना हो, बल्कि हर मंत्री जो है उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आपके जो मंत्रालय उसने कितने सारे रोजगार सृजित किए हैं, कितना जो निर्यात है आपका जो मंत्रालय जो इन्वॉल्व है अगर उस एक्टिविटी में, तो कितना निर्यात आपने बढ़ाया है, कितने प्रोजेक्ट हैं कि जो आपने इस मंथ में कंप्लीट किए हैं, और अगर पूरे नहीं किए हैं तो पहले अगर 20% थे तो अब कितने प्रतिशत कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारी बातें हमको देखनी पड़ेंगी। रास्ता क्या है? रास्ता वही है कि देश जो है उधारी से नहीं चलेगा, बल्कि ईमानदारी की कमाई से और समझदारी से खर्च करने से चलने वाला है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो आने वाले समय में देश के लिए संकट आ सकता है। और मेरी सरकार से दरख्वास्त यही है कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको जो है इसके विषय में सोचना होगा कि हम जो है देश को इस विशेष साइकिल से कैसे बचाएं। और फ्रेंड्स, आपसे भी मैं एक सुझाव मांगता हूं कि आप बताइए कि आप और क्या ऐसा सरकार को सुझाव देंगे कि सरकार इस पर और बदलाव कुछ करे, कि ताकि हम इस विशेष साइकिल से बच सकें आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अंदर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।